आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो बताना चाहूँगा पिछले जो हमने क्वेश्चन करे उन्हीं क्वेश्चनों की तरह ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? माधव, राधा और गोपी 1/2, 1/3 और 1/6 के भाग में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो हमें भाग तो दिया बट हर समान नहीं दिया है। इसका मतलब आपको हर समान करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि 1/2 दिया है, जबकि लास्ट में क्या लिखा है 1/6। यहाँ पर जो गोपी का दिया है वो 1/6 दिया है। इसका मतलब हमको सभी के बट्टे में क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जो पहले वाले का है 1/2, तो नीचे 6 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? हमें 3 से। इसका मतलब ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3/6। ये हुआ माधव का। और गोपी का देख सकते हो 1/3 है, तो बट्टे में 3 है। 6 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम? 2 से। इसका मतलब ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6। इन शॉर्ट अनुपात क्या बना हमारा? 3, 2 है। 3/6, 2/6 और 1/6। तो आपको ये हर समान करना तो पहले से आता होगा, तो आप कर लीजिएगा आसानी से। तो हमें 31/3/2016 की पक्की तलपट दी गई है। आप पक्की तलपट को अच्छे से देख सकते हो। चलिए समायोजन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राधा तारीख 1/4/2016 से साझेदार के रूप में निवृत्त हुई। साझेदारों के बीच तय किया गया कि पहली समायोजन पेटेंट की कीमत 20% घटानी है, जबकि मकान की कीमत 90% तक घटानी है। तो ठीक है, जब हम समायोजन करेंगे तब आपको बताएंगे अच्छे से। सबसे पहले आप पेटेंट और मकान पर टिक कर लीजिए। कारीगर मुआवजा अनामत की जिम्मेदारी 30,000 तय की गई है। तो इसका मतलब हमें कारीगर मुआवजा का दावा चुकाना है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके भी थर्ड लिखा है कि देनदार पर डूबती अनामत 5% से बढ़ानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि 5% से बढ़ानी है। तो टॉपिक थोड़ा खास रहेगा ये वाला, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल आप देनदार पर टिक कर लीजिए। आगे लिखा है राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाए हैं। तो आज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पेड़ी की ख्याति हमें नहीं दी गई। डायरेक्ट लिखा गया है कि राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुकाए हैं। इसका मतलब ये राधा की ख्याति दी गई है, ठीक है। तो हमें पेड़ की ख्याति निकालनी नहीं है आज, ठीक है। डायरेक्ट किसकी ख्याति दी है? राधा की ख्याति दी है। आगे लिखा है कि पिछले वर्ष में अब लिखिए डूबत ऋण के 3,000 में से 500 प्राप्त हुए। इसका मतलब हमें डूबत ऋण वापसी के मिल रहे हैं। मिलेंगे तो रोज नाम से क्या बनता है? रोकड़ खाते उधार, डूबत ऋण वापसी खाते जमा। तो कहाँ एंट्री करेंगे? रोकड़ खाते के उधार पक्ष में। और हमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। आखिरी समायोजन थोड़ी खास रहेगी। राधा को 5,000 रोकड़ चुकाया और बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज सहित चुकाना है। तो यहाँ पर जो भी राधा की चुकाने पात्र रकम आएगी उसमें से हमें 5,000 रोकड़ में चुका देने हैं, और बाकी की जो भी रकम बचेगी उसे हमें समान 2 वार्षिक हफ्तों में 10% ब्याज सहित चुकाना है। इसका मतलब हमें आज लोन खाता भी बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और पक्की तलपट तैयार करो। राधा की लोन खाता भी अंतिम भुगतान तक तैयार करो। इसका मतलब आज हमें लोन खाता ही बनाना है। तो बताना चाहूँगा कि अभी तक लोन खाता एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी हम सीखने के लिए आज लोन खाता बनाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सीखना मिले कि लोन खाता भी किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप आगे क्लास में जाओगे तो ऐसे ब्याजों के साथ लोन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब सवाल हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो भी हमें बाकियां दी गई हम उसे खातों में रखेंगे, ठीक है। पूंजी दायित्व पक्ष में आते हैं। सबसे पहले लिखिए पूंजी। पूंजी हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी खाते जमा पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए। शेष आगे लाए माधव, राधा और गोपी। माधव की दी है 1,36,000, 50,000 और 54,000। आगे लिखे हैं लेनदार। लेनदार हमारा दायित्व है। कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व पक्ष में लेनदार। फिलहाल कोई समायोजन नहीं है तो रकम बाहर लिख देंगे। आगे लिखा है कारीगर मुआवजा अनामत। तो फिलहाल कारीगर मुआवजा अनामत की हमारे पास समायोजन है, तो अभी इसे लिखेंगे नहीं। आगे लिखा है कारीगर प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड हमारा दायित्व है, डायरेक्ट लिख देंगे प्रोविडेंट फंड 15,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विनियोग वृद्धि कमी फंड। तो विनियोग पर आप देख सकते हो कि गुप्त समायोजन आज दी गई है। विनियोग पर नीचे कोई समायोजन नहीं दी गई, बट आप अगर पक्की तलपट को देखोगे अच्छे से तो ब्रैकेट में हमें बाजार कीमत दी गई है। इसका मतलब ये गुप्त समायोजन हुई। तो फिलहाल हम विनियोग वृद्धि कमी फंड को भी यहाँ पर बांटेंगे नहीं। देखेंगे अगर लाभ हो रहा होगा तो पूरे लाभ को हम पुनर्मूल्यांकन खाते जमा कर देंगे और पूरे विनियोग वृद्धि कमी फंड को हम साझेदारों में बांट देंगे। तो जब हम इस समायोजन को सोल्व करेंगे तब आपको ये बताएंगे, ठीक है।
संपत्ति लेना पक्ष में आते हैं, सबसे पहले लिखिए रोकड़। रोकड़ कहाँ लिखेंगे? रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितनी दी गई है हमें? 12,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है देनदार। देनदार पर समायोजन है, ठीक है। रकम कहाँ लिखेंगे? हम अंदर लिखेंगे। देनदार कितने दिए गए हैं? 80,000। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आज हमें देनदार पे कुछ नया पॉइंट दिया गया है। समायोजन में लिखा था कि देनदार पर डूबती अनामत 5% से बढ़ानी है। इसका मतलब आज नया पॉइंट रहेगा, ठीक है, हमारे लिए। किस प्रकार से डूबती अनामत निकालनी है वो आपको समझना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टॉक। स्टॉक पर कोई समायोजन नहीं फिलहाल हमारी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे स्टॉक 62,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विनियोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनियोग पर गुप्त समायोजन है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको अभी आपको सोल्व करके बता ही देते हैं, ठीक है, कि विनियोग पर किस प्रकार के गुप्त समायोजन है। आप देख सकते हो कि विनियोग की बाजार कीमत यहाँ पर 64,000 बताई गई है, जबकि उसकी बही कीमत देख सकते कितनी ली है? 58,000। तो आप दोनों को जब कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर विनियोग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि विनियोग को बाजार कीमत पर ही दर्शाना पड़ेगा हमें, तो विनियोग की बाजार कीमत एक्चुअल में हो कितनी गई है? 64,000 हो गई है, ठीक है। और पुरानी कीमत कितनी है? 58,000। इसका मतलब विनियोग पर यहाँ पर 6,000 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब हमें लाभ हुआ है, और इस लाभ को हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। तो चलिए हम लगे हाथ इसको भी हल कर ही देते हैं। तो विनियोग को हम कहाँ लिख देंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे विनियोग खाते, विनियोग खाते 6,000 का हमें यहाँ पर लाभ हुआ है। और पूंजी दायित्व पक्ष में जब आप देखोगे तो विनियोग वृद्धि कमी फंड दिया है, इसका मतलब हमें नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, तो पूरा का पूरा लाभ हम साझेदारों में आपस में बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे विनियोग वृद्धि कमी फंड, पूरा पूरा साझेदारों को हम यहाँ पर बांट देंगे, ठीक है। तो जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है। हमने उनके पुराने प्रमाण यानी 3-2-1 के प्रमाण में इनको ये बांट दिया। सिंपल समायोजन थी, बट सवाल में हमको कहा नहीं था कि विनियोग पर कोई समायोजन है। आपको देखकर समझना है कि यहाँ पर विनियोग की गुप्त समायोजन दी गई है, ठीक है। तो आपको ये अपने हिसाब से सोल्व करना रहेगा, क्योंकि सवाल में तो बोला गया था नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पेटेंट। पेटेंट हमारी अदृश्य संपत्ति है। पेटेंट कितना दिया गया है? 35,000। और यहाँ पर हमारे इसके समायोजन हैं, ठीक है। आगे लिखा है मकान। मकान पर भी हमको समायोजन दी गई है 75,000। और लास्ट में लिखा है विज्ञापन अभियान खर्च। इसका मतलब एकत्रित की गई हानि है, साझेदारों में आपस में बांटने पड़ेगी। जैसे हम लाभ बांटते हैं ऐसे इसको भी बांटना पड़ेगा। विज्ञापन अभियान खर्च बांट देंगे हम टोटल 8,000 और लास्ट में 4,000। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12,000 आएगा, ठीक है। 12,000, 8,000 और 4,000। तो पक्की तलपट की सभी बाकियों को हमने खातों में रख दिया है। चलिए अब एक एक करके समायोजनों को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि पेटेंट की कीमत 20% घटानी है। तो चलिए कमी कर देते हैं पेटेंट में। इसका मतलब हमारी संपत्ति में कमी आ रही है, इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा होगा। माइनस करेंगे कमी, 20% की आपको कमी करके बतानी है। यहाँ लिखेंगे -20%। तो जब आप 35,000 का 20% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 7,000। माइनस कर देंगे, रकम बार लिखेंगे 28,000, ठीक है। इस कमी को हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते उधार। आगे के समायोजन को भी देख लेते हैं। उसी के अंदर दूसरे समायोजन में क्या लिखा हुआ है? जबकि मकान की कीमत 90% तक घटानी है। 90% तक का मतलब होता है कि हमको 10% घटानी, ठीक है। इसका मतलब हमको घटानी इतनी है कि इसकी कीमत कितनी रह जाए? 90% रह जाए। इसका मतलब हमको 10% की क्या करनी है? कमी करनी। तो माइनस करेंगे कमी 10%। तो यदि आप 90% की कमी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो कि 90% की कमी तो नहीं आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब हमको कहाँ तक कमी करनी है कि उसकी कीमत कितनी रह जाए? 90% रह जाए। इसका मतलब हमको 10% की क्या करनी है? कमी करनी है। तो 10% कितना आएगा? 7500। माइनस कर देंगे 67,500। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों संपत्ति में क्या आई है? कमी आई है। कमी को हम कहाँ लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पेटेंट खाते, पेटेंट खाते।
पेटेंट में कितनी कमी आई थी? 7,000 की। नेक्स्ट यहाँ पे मकान खाते 7500। सिंपल समायोजन थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारीगर मुआवजा अनामत की जिम्मेदारी 30,000 तय की गई है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जितना भी हमको देना है सबसे पहले आपको उसको पूंजी दायित्व पक्ष में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कारीगर मुआवजा अनामत का दावा। कितना देना हमको? 30,000। अब आपको ये देखना है कि आपके पास लाभ कितना था कारीगर मुआवजा का। तो जब आप लाभ देखोगे तो आपके पास लाभ है 24,000, जबकि देना कितना हमको? 30,000। तो अगर हम 30,000 में से 24,000 लाभ माइनस कर भी देते तब भी आपको 6,000 चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब 6,000 को हम कहाँ लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। यहाँ पे लिख देंगे कारीगर मुआवजा अनामत का दावा। ये हमने बहुत बार सीख लिया, ठीक है। अब आपको ये आता होगा अच्छे से। आपको 30,000 का दावा देना है, जबकि आपके पास लाभ कितना है? केवल 24,000। इसका मतलब 6,000 का लाभ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लाभ तो केवल आपके पास 24,000 है। बाकी के 6,000 को हम कहाँ लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। देनदारों पर डूबती अनामत 5% से बढ़ानी है। अब यहाँ पर डूबती अनामत 5% से बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो आपको पुराने डूबती अनामत दी गई है उसे भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। पहले जो थी वो तो लेना ही है और 5% से बढ़ानी है। इसका मतलब 5% तो लेनी है और जो पुरानी है उसको भी आपको लेकर साथ में चलना है। तो पुरानी हमारे पास कितनी है? 5,000। और चलिए नवी निकालते हैं। तो माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत। 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। और हमको इस 5,000 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो टोटल डूबती अनामत कितनी हो गई हमारे पास? 9,000। इसका मतलब आज आपको 80,000 में से टोटल पुरानी भी और नई भी माइनस करनी है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 9,000। तो 9,000 डूबती माइनस करके आपको बतानी रहेगी, ठीक है। तो आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 71,000। तो आपको सभी नवे नवे पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। 5% से माइनस करने का मतलब है कि आपको पुरानी वाली भी यहाँ पर माइनस करनी रहेगी, ठीक है। तो टोटल डूबती अनामत हमारी कितनी हो गई? 9,000। बट जब आप पुनर्मूल्यांकन खाते में करोगे तो आपका वही नियम रहेगा, नई डूबती अनामत माइनस पुरानी डूबती ऋण अनामत। तो टोटल नवी डूबती अनामत हमारे पास कितनी आई? 9,000। तो चलिए पुनर्मूल्यांकन खाते में एंट्री करते हैं। डूबती ऋण अनामत खाते नवी कितनी आई है? 9,000। पुरानी कितनी थी हमारे पास? 5,000। तो नई माइनस पुरानी कितनी आ जाएगी बाहर? 4,000। तो सिंपल ही टॉपिक है, केवल आपको समझना है अच्छे से कि एक्चुअल में सवाल में बोल क्या रहा है। क्या लिखा था कि डूबती ऋण अनामत 5% से बढ़ानी है। इसका मतलब जो भी आपकी नवी आती है उसमें आपको इंक्लूड करना है पुरानी वाली को। इसका मतलब बढ़ जाएगी। तो पुरानी प्लस नवी दोनों को जोड़कर आपको लिखना है 9,000, ठीक है। तो 9,000 डूबती अनामत के आपको रखने हैं। और यहाँ पर जब आप लिखोगे तो 9,000 माइनस 5,000, इसका मतलब नवी माइनस पुरानी। तो बाहर कितनी लिख देंगे हम? 4,000। और आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हमको देनी कितनी थी? 5,000 और नवी आई कितनी? 9,000। इसका मतलब हमको 4,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है राधा को ख्याति पेटे 40,000 चुका है। ख्याति का पॉइंट दिया गया है, तो चलिए कर ही लेते इसको। तो ख्याति के पॉइंट के लिए आपको लाभ के प्रमाण की आवश्यकता रहती है। बट आप सवाल में देख सकते हो कि लाभ के प्रमाण के बारे में या नवे प्रमाण के बारे में कोई जानकारी हमें दी गई नहीं है। तो जो इनका पुराना प्रमाण है, पुराना प्रमाण क्या है? 3:2:1। तो 3/6, 2/6 और 1/6। यहाँ पर निवृत्त कौन हो रहा है? माधव, राधा और गोपी। राधा यहाँ पे निवृत्त हो रही है, तो यही इनका क्या बन जाएगा? लाभ का प्रमाण। तो बचा कौन? माधव और गोपी। तो माधव और गोपी क्या है उसका अनुपात? 3 और गोपी का 1। इसका मतलब 3/4 और 1/4। यही इनका क्या बन जाएगा? लाभ का प्रमाण, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जो साझेदार जा रहा है उसको साइड में कर देंगे। बचा क्या? 3 और 1। तो 3 और 1 क्या बन जाएगा? इनका लाभ का प्रमाण। तो इसी प्रमाण में हम इनकी ख्याति को बांट देंगे। और वैसे भी हमको आज राधा की ख्याति डायरेक्ट दी गई, तो हम समायोजन डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रमाण कैसे हैं? प्लस में। तो रोज नाम का क्या बनेगा? चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार। तो चालू साझेदार यहाँ पर कौन है? माधव और गोपी। तो यहाँ पे मैं रोज नाम लिख देता हूँ, माधव के पूंजी खाते उधार, गोपी के पूंजी खाते
उधार राधा के पूंजी खाते से। तो टोटल राधा के खाते हमें दी कितनी की है 40,000। तो 40,000 खाते तो दे नहीं, कौन देगा, माधव और गोपी। तो इसी प्रमाण में जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 30,000 और गोपी का आएगा 10,000। सिंपल समायोजन थी, ठीक है, ज्यादा कुछ खास इसके अंदर था नहीं। बस अब आपको खतौनी कर देनी है। माधव के पूंजी खाते उधार और गोपी के पूंजी खाते उधार पक्ष में नाम किसका लिखोगे आप, राधा के पूंजी खाते, और राधा के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखोगे आप, माधव और गोपी का। तो चलिए इसकी खतौनी भी कर देते हैं, सिंपल समायोजन थी। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आर के पूंजी खाते, तो रकम किसके अंदर लिखेंगे, माधव और गोपी में 30,000 और 10,000, और राधा के पूंजी खाते के जमा पक्ष में माधव के पूंजी खाते, गोपी के पूंजी खाते। रकम किसके अंदर लिखनी पड़ेगी, राधा में 30,000 और 10,000, ठीक है। लाभ के प्रमाण के बारे में और नए प्रमाण के बारे में अगर कोई जानकारी ना हो तो समायोजन हमारी आसान बन जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ख्याति के समायोजन अच्छे समझ में आए होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि पिछले वर्ष में अप्लीकेट डूबत ऋण के 3,000 में से 500 प्राप्त हुए। अगर हमको 500 प्राप्त होंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में क्या नाम लिखेंगे आप, डूबत ऋण वापसी खाते, डूबत ऋण वापसी खाते। कारण लिखना है आपको, किस कारण से आपको पैसे मिले, हमको डूबत ऋण वापसी के पैसे मिले, कितने मिले, 500 रुपए। तो अब हमें अगर डूबत ऋण वापसी के मिलेंगे इसका मतलब हमें लाभ होगा। लाभ को आप कहाँ लिखोगे, पुनर्मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिख दोगे डूबत ऋण वापसी खाते, कितने आए 500। अगर आप यहाँ पर रोकड़ खाता लिखोगे तब भी आपका सही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डूबत ऋण वापसी खाते। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। तो अब हमें केवल आखिरी में एक समायोजन दी गई कि राधा को 5,000 रोकड़ चुकाया और बाकी की रकम 2 समान वार्षिक हफ्ते में 10% ब्याज सहित चुकाना है। तो ये जो पॉइंट दिया गया है 10% का, ये हमारा लोन खाते का पॉइंट है। फिलहाल हम राधा को चुका देते कितने, 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे रोकड़ खाते। जैसे कि पता है अगर राधा को चुकाएंगे तो राधा यहाँ पर पैसे लेने वाली बनेगी। तो राधा के पूंजी खाते उधार क्या नाम लिखेंगे, रोकड़ खाते। कितना चुकाने हमको, 5,000। और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में क्या नाम लिख देंगे, आर के पूंजी खाते, आर के पूंजी खाते 5,000। तो ये वाला पूरा सवाल आप अच्छे से खुद भी सोल्व कर सकते हो। केवल नया पॉइंट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, लोन खाते का, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो पूरा सवाल आप खुद से भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। और लास्ट में जब आपका पूरा सवाल हो जाता है आप लोन खाता आकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के समायोजन हमने अच्छे से हल कर दिए, और यहाँ पर जो विनियोग की गुप्त समायोजन दी थी वो भी हमने अच्छे से सोल्व कर लिए। तो अब हम क्या करते हैं, खातों को बंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि पता है कि अगर सवाल पूरा हो गया तो खातों को बंद करेंगे, और लास्ट में जो भी यहाँ पे राधा की लेनी रकम आएगी, क्योंकि रोकड़ तो हमने चुका दिए, तो अब यहाँ पर जो भी लेनी रकम आएगी उसे हमें 2 समान वार्षिक हफ्तों में 10% ब्याज के साथ चुकाना रहेगा। वो टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बंद करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो यहाँ पर जो पुनर्मूल्यांकन खाते का आज उधार पक्ष का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आज हमें हानि ज्यादा दी गई है। तो जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 24,500, जिससे दोनों तरफ आपको लिखना रहेगा 24,500। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 18,000। क्या ये हमारे पास आज हानि आई है, माधव, राधा और गोपी तीनों को बांटेंगे 3, 2, 1 के प्रमाण में, आ जाएगा 9,000, 6,000 और 3,000। सिंपल। अगर यहाँ पे जमा पक्ष में, और वैसे ही पता है हानि हम कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में उनकी पूंजी खाते में, यहाँ लिख देंगे हानि। अगर आप यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता लिखोगे तब भी सही होगा, ठीक है। 9,000, 6,000 और 3,000। तो चलिए अब हम पूंजी खाता ही बंद करते हैं। जैसे कि आपको पता है पूंजी खाता में सबसे पहले हम किसे खाता बंद करेंगे, निवृत्त सहायक का, यानी राधा खाता हम यहाँ पर बंद करेंगे। तो जब आप राधा खाते का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 94,000, ठीक है। जमा पक्ष का टोटल ही ज्यादा है उसका 94,000, जिसे दोनों तरफ लिख देना है 94,000। तो जब आप इन तीनों रकम को जब माइनस करोगे तो यहाँ पे इसकी रकम लिखेंगे हम लोन खाते में। माइनस करने पर रकम आ रही है यहाँ पर 75,000,
तो लोन की रकम कितनी आ गई हमारे पास 75,000 लोन खाते। इस लोन को हम कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। अब हम बाकी सहायताओं का खाता भी बंद कर देते हैं। तो जो माधव है इसका टोटल आएगा 1,42,000, गोपी का टोटल है 56,000। ठीक है, दोनों तरफ लिखना है आपको 1,42,000 और 56,000। उम्मीद है आपके पास कैलसी होगी तो आपको टोटल करके देख लेना है। तो यहाँ पर जो ये रकम लिखी है 12,000 आपको ध्यान रखना है। 1,42,000 में से आपको इस तीनों रकम को माइनस करना है। जो भी शेष बचेगी क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, क्योंकि इनकी पूंजी खाते की बाकी की शेष है। यहाँ पर आ जाएगा 91,000। किसकी आई, ये माधव की। जब गोपी की माइनस करोगे 56,000 में से ये तीनों रकम को, तो यहाँ पर आएगा 39,000। ठीक है, इसको लिख देंगे पूंजी दायित्व पक्ष में लोन के रूप में, और इसे लिखेंगे पूंजी खाते के रूप में। रोकड़ खाता ही बंद कर देते हैं। 12 और 500 कितना हो जाएगा, 12,500। दोनों तरफ लिखेंगे 12,500, माइनस करेंगे 5,000 को, तो यहाँ पर आएगा 7,500। लिखेंगे शेष आगे ले गए। अब यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लिखेंगे पूंजी खाता। कौन कौन बचे हैं, माधव और गोपी। माधव का हमारा है 91,000 और 39,000 गोपी का। टोटल करेंगे 1,30,000, बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे आर की लोन। आर की लोन कितनी आई थी, 75,000। लास्ट में रोकड़ खाता लिख देंगे, यहाँ पर रोकड़ खाता 7500। तो सभी प्रकार के बाकियों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम पक्की तलपट का भी टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। तो जब आप पक्की तलपट का टोटल करोगे तो दोनों का टोटल कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला सवाल भी हमारा पूरा हुआ। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तक आपने वो रकम तो बताई नहीं। लिखा था कि हमें राधा को 2 समान वार्षिक हफ्ते में रकम चुकानी 10% ब्याज के साथ। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ तक पक्की तलपट में हमें इतना ही लिखना है। तो आर के लोन खाते हमें 75,000 लिख देना है। जो सवाल में बोला गया कि हमें 2 समान वार्षिक हफ्ते में चुकाना है, तो इस साल में नहीं चुकाना है। जब हमारा नया वर्ष शुरू होगा तब हमको उसको चुका देना है 2 समान वार्षिक हफ्ते में। तो इस वर्ष में हमें केवल यहाँ तक सवाल करना रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी यहाँ तक ही सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको लोन खाता किस प्रकार से बनाया जाएगा आगे अगले वर्ष में वो बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आर का लोन खाता बना दिया है। सिंपल सा खाते का फॉर्मेट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, आपने पहले भी सीख लिया है। देख सकते हो तारीख विवरण रकम, तारीख विवरण और रकम। ये वाला जो पक्ष है उधार पक्ष है और ये वाला पक्ष है वो जमा पक्ष है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ नया इसके अंदर है नहीं। तो चलिए अब किस प्रकार से एंट्री करनी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है राधा का लोन खाता। तो चाहो तो आप राधा के लोन खाते को आप लिख सकते हो शेष आगे ले गए, बट आपको सही से लिखना रहेगा। तो आपको लिखना है 1/4/16 के दिन। तो निवृत्ति के समय हमने उसकी लोन की रकम कहाँ निकाली थी, उसके पूंजी खाते में। तो आपको यहाँ पे लिख देना है आर के पूंजी खाते। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम लोन खाता बना रहे हैं और लोन खाते के शेष लिखेंगे, अगर आप शेष आगे ले गए लिखोगे तब भी चलेगा। और वैसे भी हम लोन की रकम कहाँ से ला रहे हैं, आर के पूंजी खाते में से। इसलिए मैंने उसकी निवृत्ति की तारीख पर, आपको निवृत्ति की तारीख को ध्यान रखना है। निवृत्ति की तारीख को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4/16 को आर के पूंजी खाते। कितनी लोन की रकम आई थी, 75,000। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा समझना रहेगा ध्यान से। ठीक है, फोकस करिएगा थोड़ा वीडियो पर। सबसे पहले वहाँ पे लिखा था कि 2 समान वार्षिक हफ्ते में। तो टोटल रकम कितनी आई थी, 75,000। तो चलिए 75,000 का आप मुझे आधा करके बताइए 2 समान वार्षिक हफ्ते में। तो जब आप इसे आधा आधा करोगे तो यहाँ पर आएगा 37,500 और दूसरा भी कितना आएगा 37,500। तो ये तो हो गए हमारे 2 समान वार्षिक हफ्ते। और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जिस वर्ष में भी हम लोन की रकम चुका रहे हैं उस पूरे वर्ष का हमको ब्याज यहाँ पर गिनना रहेगा। तो वो निवृत्त कब हुआ था, 1/4/16 को। तो ये साल कब पूरा होगा, 31/3/17 को। तो इस पूरे वर्ष का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा इस 75,000 पर। ब्याज का दर कितना दिया है हमें, 10%। तो इस पूरे वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ब्याज खाते। और जैसे कि आपको पता है जब भी कोई लोन दी गई होती है तो
लोन का ब्याज उसी के अंदर हमको प्लस करके लिखना पड़ता है। तो लोन कितनी है 75,000, ब्याज निकाल देंगे 10% की दर से। तो अगर आप 75,000 का पूरे वर्ष का ब्याज निकालोगे 10%, तो यहाँ पर आएगा 7500। तो लोन और लोन पर ब्याज की रकम हमने यहाँ पर लिख दी है। तो चलिए अब हमको रकम चुकानी भी तो है। तो जब रकम हम चुकाएंगे तो कहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, उधार पक्ष में, ठीक है। अपोजिट असर होगी 31/3/17, इसी तारीख को एंट्री करनी पड़ेगी। लोन की रकम हमको चुकानी है 2 समान वार्षिक हफ्ते में, तो यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते। तो पहला हफ्ता हमारा कितने का रहेगा 37,500 का। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 37,500 प्लस पहले वर्ष का ब्याज कितना रहा हमारे पास 7500। तो दोनों को आपको रकम चुकाना रहेगा, ठीक है। केवल आपको मूड़ी नहीं चुकानी है, उसका ब्याज भी चुकाना है, ठीक है। तो पहले वर्ष का क्या था हमारे पास 37,500 और पूरे वर्ष का ब्याज कितना आया 7500। इसका मतलब आपको दोनों रकम को यहाँ पर चुकानी रहेगी। तो जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000। तो पहले वर्ष की कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर पूरी हो गई है। तो ब्याज निकाल के हमने पहला हफ्ता यहाँ पर चुका दिया है। तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 82,500, जिसे आपको दोनों तरफ लिखना है शेष निकालने के लिए 82,500। तो जब आप माइनस करोगे 45,000 को तो यहाँ पर आएगी शेष, इसी तारीख को शेष आगे ले गए, यहाँ पर आएगा 37,500। तो ये हमारे पास शेष आई 31/3/17 को। अगले महीने लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि अंतिम भुगतान तक हमको चुकाते रहना है, ठीक है। जब तक इसकी रकम जीरो नहीं हो जाती तब तक हमको चुकाना पड़ेगा। तो 31/3/17 के बाद तारीख क्या आएगी 1/4/17। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर 1/4/16 लिखा है, तो अगली तारीख क्या होगी 1/4/17। यहाँ लिख देंगे शेष आगे लाए 37,500। अब फिर से वही आपको वही प्रोसेस करनी है। अब आपको ब्याज निकालना है। पिछले वर्ष में हमने किस पे ब्याज निकाला था 75,000 पे, कितना ब्याज आया था 7500। अब हमने उसमें से आधी रकम को तो चुका दिया है, तो अब ब्याज किस पे गिनना पड़ेगा 37,500 पे। तो 31/3/18, 17 के बाद क्या आएगा 18 ब्याज खाते। तो जब आप 37,500 का 10% निकालोगे पूरे वर्ष का, तो यहाँ पर आएगा 3750। तो ब्याज की रकम हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो चलिए अपोजिट पक्ष में रकम चुकाते हैं 31/3/18। यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते, रोकड़ से चुकाना पड़ेगा हमको उसको रकम, ठीक है। रोकड़ खाते, तो पहला हफ्ता हमने यहाँ पर चुका दिया था 37,500 का, तो दूसरा हफ्ता कितना बचा 37,500 का ही बचा, प्लस इस पूरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ हमारे पास 3750। तो वो भी आपको प्लस करना पड़ेगा ऊपर की तरह 3750। तो जब आप इन दोनों रकम को प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41,250। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर खाता सर्वर हो गया है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर भी रकम कितनी आएगी 41,250। इसका मतलब है अंतिम भुगतान हमने कर दिया है 41,250 और कोई भी शेष यहाँ पर आप बच रही नहीं है, क्योंकि दोनों रकम हमने चुका दी अंतिम भुगतान, क्योंकि हमने 2 समान वार्षिक हफ्ते रखे थे। तो हमारा यहाँ पर भुगतान हो गया है ब्याज के साथ। तो जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये लोन खाता तैयार करा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बताना चाहूँगा आपको इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी अच्छे से। एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको कम से कम 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि लोन की शेष जमा होती है, तो हमने जमा बॉक्स में सबसे पहले लिखा आर के पूंजी खाते 75,000। पूरे वर्ष का ब्याज निकाला तो कितना आया 7500। टोटल करा, सबसे पहले हमने पहला हफ्ता चुकाया, कितना आया था 37,500। रोकड़ खाते लिखा, जैसे कि मैंने आपको पता केवल आपको मूड़ी नहीं चुकानी ब्याज भी चुकाना है। तो इस 7500 को हमने यहाँ पर प्लस करा, टोटल रकम कितनी बन गई 43,000। हमने इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो शेष आगे ले गए, कितना आया 37,500। जैसे कि बताया जब तक आपका आंसर जीरो नहीं होता था तब तक आपको अंतिम भुगतान तक इसको चुकाना पड़ेगा। तो ये पहला ही वर्ष हुआ था, तो दूसरे वर्ष में लाएंगे, शेष आगे लाए, कितना लिखा हमने 37,500। फिर से वही पूरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना है 3750। अब सामने पक्ष में हमने रोकड़ खाते में रकम चुकाई, पहला हफ्ता हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरा हफ्ता 37,500 और उसी के साथ ब्याज की रकम भी हमको प्लस करनी रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखा 3750। तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो 41,250, तो यहाँ का टोटल भी क्या है 41,250। इस प्रकार से लास्ट में खाता सर्वर हो जाता है। अगर खाता सर्वर हो जाता है इसका मतलब आपने लोन खाता सही बनाया है, ठीक है। ब्याज की रकम भी सही निकाली और जो रकम चुका रहे हैं वो भी सही है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको लोन खाता भी समझ में आया होगा। एग्जाम में केवल पक्की तलपट तक ही पूछा जाता है। फिलहाल अभी तक तो एग्जाम में पूछा गया नहीं है और आगे भी शायद नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो समझने के लिए आप लोन खाता देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।